हेलो नमस्कार दोस्तों भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी क्लास में। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों आया था और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ इस सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। ये आप लोगों के साथ कुछ क्लासेस की सीरीज रहेगी, जहां मैं आप लोगों को कुछ क्लासेस के थ्रू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को कंप्लीट कवर कराऊंगा, जहां आप लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हर एक सेक्शन का मीनिंग आसानी से समझ जाएंगे। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग बात करेंगे। तो आइए जल्दी से हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पर अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद हम लोग इस वीडियोस में आगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ेंगे, जिसके बेसिस पर आप लोगों के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत आसान हो जाएगा। तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहे, इसलिए आप लोगों से बोलूंगा भाई नोटिफिकेशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है और इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर वैसे पढ़ते हैं हम लोग तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम लोगों को 137 सेक्शंस नजर आते हैं, मगर ऐसा क्या लिख दिया 137 सेक्शंस में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि लेजिस्लेचर ने, यानी कि जो लॉ मेकर है, पार्लियामेंट है, उस समय जिस समय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिखा गया था तो उस समय एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो उस समय जब ये लॉ लिखा गया तो पर्पस क्या था भाई, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी है। अब ये पर्सन, इस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है और इस पर्सन का नाम है रमेश। रमेश जो है वो अपनी प्रॉपर्टी से किसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है। रमेश अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है। क्यों ट्रांसफर करना चाहता है? तो ये कहते हैं भाई ट्रांसफर करके कुछ पैसे कमाना चाहता है, या फिर किसी दूसरे पर्सन को ये प्रॉपर्टी देना चाहता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी देने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं दूसरे को, इसके बारे में आप लोगों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मिलता है। यानी कि रमेश अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को सेल कर सकता है। रमेश अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को मॉर्गेज कर सकता है। रमेश अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को लीज कर सकता है। रमेश अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, या फिर रमेश अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन के साथ यहाँ क्या कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है। इसके बारे में आप लोगों से कहा जाता है। तो यहाँ जब किसी पर्सन के पास प्रॉपर्टी होती है तो वो प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना चाहता है, तो इसके बारे में यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा जाता है। मगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लगता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लगता है। सर आप ये कैसे कह सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी लगता है? तो ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि इस तरीके का जो ट्रांसफर है, वो तो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल के नेचर पे लिखा हुआ है। मगर कुछ और ट्रांसफर्स हैं भाई, जैसे कि एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम ये जो ट्रांसफर है वो मूवेबल इन नेचर है। इसके अलावा कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन पे भी अप्लाई होते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक मूवेबल और इमूवेबल दोनों पर अप्लाई होता है। मगर ये लॉ क्या कहता है? एक तो लॉ ये बताता है कि ट्रांसफर के ये मेथड हो सकते हैं, यानी कि इस टीपीए ने आप लोगों को मेथड बता दिए कि भाई मेथड कौन से हो सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई पर्सन इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके लिए इसे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, और इस डॉक्यूमेंट में ये क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। यानी कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जा सकती है, इसके बारे में बताते हैं। भाई जैसे कि वैसे तो अगर आप कचहरी में जाओगे या फिर जो है आप अदालत में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, तो आपको पता चलेगा वहां जाने के बाद भाई बहुत सारे स्टेनोज बैठे होते हैं या फिर बहुत सारे टाइपिस्ट बैठे होते हैं। आप उनसे कहो कि भाई ट्रांसफर डीड बनानी है, तो आपको कॉपी पेस्ट करके आसानी से बना देंगे। मगर ऐसी ट्रांसफर डीड क्या लॉ में वैलिड है? भाई अगर सिंपल फॉर्म में है तो आसानी से काम चल जाता है। मगर सपोज करो अगर वो ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स इन नेचर की है, तो उस केस में आपको जो डीड बनवाने की जरूरत पड़ेगी वो वकील से जरूरत पड़ेगी। और वो एडवोकेट वो होना चाहिए जिसे एक्चुअल में रियल सेंस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की समझ है। वही पर्सन रियल सेंस की आप लोगों को ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ डीड बना सकता है। अदरवाइज तो वो जो है वो सिर्फ टाइपिस्ट वाला काम हो जाता है। तो इसके लिए आपको सही समझ
चाहिए कि आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझ सको, ताकि डीड में क्या पॉइंट मेंशन करने, क्या पॉइंट नहीं मेंशन करने, इसके बारे में आप जान सको। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, भाई बहुत सारे लोग जनरल वे में बहुत सारी बातें करते हैं प्रॉपर्टी को बेचते समय, क्या वो बातें बिल्कुल सही है या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोगों को भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी समझने से पहले ये बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, रमेश अपनी प्रॉपर्टी किसे बेचता है? भाई यहाँ महेश को बेच रहा है। रमेश अपनी प्रॉपर्टी यहाँ महेश को बेच रहा है और प्रॉपर्टी बेचते समय कहता है, भाई साहब विश्वास करना, ऐसा माल बेच रहा हूं जो कि एकदम हीरा है, ऐसी प्रॉपर्टी दोबारा कभी मिलेगी नहीं आपको, और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको 1 करोड़ रुपए में दे दी। बताओ भाई, 1 करोड़ रुपए में दे दी मैंने ये प्रॉपर्टी आपको, इससे ज्यादा क्या लोगे? इनफैक्ट मैं तो ये कह सकता हूं, ये प्रॉपर्टी अभी थोड़ी सी पैसों की जरूरत है मुझे, इसलिए 1 करोड़ रुपए में दे रहा हूं। कुछ सालों के बाद ये प्रॉपर्टी मुझे ही बेच देना 1 करोड़ रुपए में, और मैं तो ये कहूंगा किसी और को बेचना ही मत, मुझे जब कहो तब उसके बाद 1 साल के बाद ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में बेच देना। तो ये कहते हैं, क्या रमेश और महेश ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन अपनी सेल डीड में लिख सकते हैं? क्या अपनी सेल डीड में लिख सकते हैं कि भाई अब ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें 1 करोड़ में दे रहा हूं, मगर 2 साल बाद, 1 साल बाद तुम वापस से प्रॉपर्टी मुझे ही बेचोगे, किसी और को नहीं बेचोगे, और 1 करोड़ रुपए में बेचोगे? तो कहते हैं क्या लिख सकते हैं? अब फिर आप बोलोगे सर अगर लिख रहे हैं तो कौन आके हाथ रोकेगा? बिल्कुल, बात तो सही है, लिखी तो जा सकती है, मगर लिख गई तो क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड है? मतलब कल को कहीं ऐसा हो गया कि महेश उस केस में प्रॉपर्टी का ओनर हो गया और प्रॉपर्टी जो है किसी तरीके से खराब हो गई, तो क्या इस केस में वो वापस से रमेश के पास जाके कह सकता है कि 1 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी लो, क्योंकि मेरी ट्रांजेक्शन में ये लिखी हुई है? तो ऐसी चीजें क्या आप किसी डीड में लिख सकते हो या नहीं, इसी के बारे में आप लोगों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जानने की जरूरत है। मोर ओवर, जैसे कि कुछ लोग होते हैं भाई स्कूटर बेचते हैं, तो क्या करते हैं, गाड़ी के स्कूटर के ना टायर बदलवा देते हैं कि नए टायर संभाल के रखूंगा, दूसरे स्कूटर लूंगा उसमें खराब होंगे तो नए टायर वो वाले इसमें डाल दूंगा, इसलिए टायर बदल दिए, हेडलाइट निकाल ली। तो ये कहते हैं अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, तो क्या अगर कोई पर्सन टीपीए के अंदर ट्रांसफर कर रहा है तो ये काम कर सकता है? भाई जैसे कि घर बेचा, तो बोले घर में मैंने ना स्टील की ग्रिल लगवाई थी, स्टील की रेलिंग लगवाई थी, ये लेके चलता हूँ, जब दोबारा कहीं मकान लूंगा तो अपनी स्टील की रेलिंग वहां लगवाऊंगा। तो क्या ऐसे काम किए जा सकते हैं? भाई लकड़ी के गेट लगवाए थे, बोले शीशम की लकड़ी थी, बोले यार ये शीशम की लकड़ी तो बहुत महंगी मिलती है, एक काम करता हूँ बोर्ड के ऐसे ही हल्के फुल्के वाले गेट लगवा देता हूँ घर दिखाने के बाद, और वो वाले गेट निकाल देता हूँ। तो कहते हैं क्या ये सारे काम अलाउड है? ये बात कौन बता रहा है? तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखी हुई नजर आती हैं। आइए तो इसी के साथ मैं जानता हूं कि जानते हैं कि भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो क्या क्या बात करता है। तो भाई जब सेक्शन पढ़ेंगे 1 इसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो ये क्या कहता है, चलो पहले इससे पहले हम लोग प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं सेक्शन 1 से भी पहले। तो देखो आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है एक्ट ऑफ पार्टीज के साथ। भाई यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू है, जिसे हम कहते हैं इंटरवाइवर्स। इसके लिए एक टर्म यूज होती है इंटरवाइवर्स, ठीक है, यानी कि बिटवीन एक्ट ऑफ पार्टीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ या इंटी स्टेट सक्सेशन इसमें कवर नहीं हो रहा, जैसे कि किसी पर्सन की डेथ हो गई, प्रॉपर्टी दूसरे के पास सक्सेशन के थ्रू आ गई, वो इसके अंदर कवर नहीं होता। एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू जो ट्रांसफर है वही उसके बारे में आप लोगों से इसमें कवर कर रहे हैं। उसके बाद इस लॉ का पर्पस इस जैसे ट्रांसफर को ही बताना है कि कैसे ट्रांसफर किया जाता है एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू, इसी के रिगार्डिंग ये लॉ लिखा हुआ है। ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी उसी के बारे में आप लोगों को प्रीएम्बल भी बता रहे हैं। अब आइए सेक्शन 1 के बारे में बात कर लेते हैं। भाई सेक्शन 1 आप लोगों से क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है भाई इस लॉ का जो नाम है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होगा 1882 का, इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। दूसरी चीज, अब ये कहां तक अप्लाई होगा? तो भाई आज के टाइम में तो पूरे इंडिया पर लॉ एप्लीकेबल है, जैसा कि आप जानते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ चुका है, तो उस रेफरेंस में पूरे इंडिया पर सारे लॉज एप्लीकेबल है। भाई मगर आप लोगों को बता दूं कि ये जो एक्सेप्ट ऐसे लिखा हुआ है ना, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली, तो जब देश आजाद हुआ था तो उस समय जो
कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 1 है, उसके अंदर जो स्टेट हुआ करते थे ना, वो ऐसे ही हुआ करते थे, टेबल A B C D ऐसे करके हुआ करते थे। मगर आज के टाइम में ये पैटर्न चेंज हो गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के आने के बाद से, और अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद से तो सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो ही चुकी है। आइए, तो अब इसके बाद हम लोग इसके रेफरेंस में आगे की बात करते हैं। तो यहाँ आप लोगों से सेक्शन 2 रिपील के बारे में बात करता है, जाने देते हैं, मगर हम लोग सेक्शन 3 की डेफिनेशंस को पढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशंस आप लोगों से प्री के क्वेश्चन में पूछी जाती है। भाई थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग इसे आसानी से देख पाओ। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ भाई अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो डेफिनेशंस। तो सेक्शन 3 आप लोगों से बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इसमें क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ठीक है, ये तीन चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, यानी कि ये तीन चीजें स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये क्या हो गई, ये हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी। ये हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, बाकी की चीजें जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जा रही हैं। उसके बाद आइए आगे की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। भाई टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होते हैं विल। ठीक है, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना एक्ट ऑफ पार्टीज, तो इसलिए मना कर दिया कि भाई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे। उसके बाद यहां आप लोगों से बात करते हैं अटेस्टेशन की। भाई कब बोला जाएगा कि कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर दिया गया है? तो जब दो या दो से ज्यादा विटनेस उस इंस्ट्रूमेंट पर लिख देते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट पर लिख देते हैं कि ये जो लोग हैं हमारे सामने ही डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर कर रहे हैं, तो इस केस में हम ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गया। भाई जैसे क्या होता है, अगर आप लोग किसी डीड को अगर आप लोगों ने देखा है, एलएलबी में ड्राफ्टिंग पढ़ा है या फिर आपने किसी रियल सेंस में डीड को देखा है, तो लास्ट में एक लाइन लिखी होती है, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हैव साइंड द एग्रीमेंट। यानी कि इन विटनेसेस के सामने पार्टीज ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो दो या दो से ज्यादा विटनेसेस उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई हाँ हमारे सामने ही इन लोगों ने यहाँ इस डॉक्यूमेंट को साइन किया है। यानी कि विटनेसेस जो है वो बता रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने, एग्जीक्यूटेंट ने ही हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया है। तो देखो लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा, इन दी प्रेजेंस। तो इस केस में जो एक्नॉलेजमेंट है ना वो सिग्नेचर का है, यानी कि कंटेंट का नहीं है। मतलब आप विटनेस से ये नहीं पूछ सकते कि उसमें क्या क्या पॉइंटर्स थे, कहीं उसने फ्रॉड तो किया था नहीं किया था, ये सब नहीं पूछ सकते। तुम्हारे सामने सिग्नेचर किए थे, डॉक्यूमेंट तुम्हारे सामने हुआ था। तो एक्नॉलेजमेंट जो है वो इस बात का होता है कि सिग्नेचर और मार्क का, एक्नॉलेजमेंट कंटेंट का नहीं होता। प्री का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बता दिया। भाई अटेस्टेशन और रजिस्टर्ड अलग अलग होते हैं। अटेस्टेशन विटनेस करता है डीड पर सिग्नेचर करके। रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास ले जाकर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया जाता है। रजिस्ट्रार के पास एक सरकारी किताब मिली हुई होती है, और वो सरकारी किताब के अंदर उस चीज की एंट्री कर लेता है कि भाई ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दो पार्टीज के बीच में, रमेश और मुकेश के बीच में हुआ था, और हम इस डेट को इसे रजिस्टर्ड कर रहे हैं। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दो कि भाई रजिस्ट्रेशन एक्ट भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ाया है। तो दोस्तों आइए हम लोग आगे की बात कर लेते हैं, जहां मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन की डेफिनेशन बताई। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है अटेस्ट टू अर्थ। अटेस्ट टू अर्थ, भाई ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अटेस्ट टू अर्थ, अटैच टू अर्थ का क्या मतलब होता है? तो अटैच टू अर्थ का मतलब होता है रूटेड इन अर्थ, यानी कि किसी चीज को जमीन में धसाया गया है। दूसरी चीज एम्बेडेड इन अर्थ। भाई एम्बेडेड का मतलब होता है किसी जमीन के अंदर किसी चीज को गाड़ा गया है, तो ये एम्बेडेड इन अर्थ हो जाता है। और उसके बाद ये कहते हैं गाड़ा इस तरीके से गया है ताकि वो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए हो जाए, इस चीज को यहाँ अटैच्ड टू अर्थ कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं भाई, जैसे कि अटैच टू अर्थ के बेसिस पर ये समझना चाहते हैं कि किस चीज को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहें और किस चीज को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ना कहें। जैसे कि क्या ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है?
तो इसके बारे में कहते हैं भाई ट्री रूटेड इन अर्थ होता है इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मगर स्टैंडिंग टिम्बर, भाई स्टैंडिंग टिम्बर, टिम्बर क्या होता है भाई, वो जैसे वो आप लोगों ने देखा होगा ना, खेतों के चारों तरफ वो पेड़ लगा लेते हैं ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो उसे काट लेंगे। तो इस तरीके के जो पेड़ होते हैं उन्हें जो है हम स्टैंडिंग टिम्बर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे केसेस में यहाँ ये कहते हैं क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उन्हें मना किया गया है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हम लोगों ने बात करी। तो ट्री जो है वो रूटेड इन अर्थ माना जाता है। अब बात करते हैं एम्बेडेड इन अर्थ। भाई एम्बेडेड इन अर्थ पर ना बहुत सारे पॉइंट पूछे जाते हैं भाई, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हैंडपंप एम्बेडेड इन अर्थ है या नहीं है। तो इस केस में कहते हैं यहाँ एम्बेडेड इन अर्थ के केस में, जैसे कि वॉल हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये चीज एम्बेडेड इन अर्थ हो गई। उसके बाद परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए कोई चीज हो गई, तो वो भी यहाँ एम्बेडेड इन अर्थ का पार्ट माना जाएगा। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी घर में कोई लिफ्ट लगी है, तो क्या वो एम्बेडेड इन अर्थ है या नहीं है, तो बिल्कुल एम्बेडेड इन अर्थ है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जो है वो मेंस के प्रोस्पेक्ट में पढ़ते हैं जब इसके, तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। एक शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस लॉ भी आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि किस चीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाए और किस चीज को मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाए। ठीक है, तो यहां मैंने आप लोगों को बताया कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। भाई एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, तो इस केस में कहा गया है कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब है अदर देन अ सिक्योर डेट। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। भाई जैसे कि अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को कोई सामान गिरवी रखता है, जैसे कि भाई रमेश ने अपनी वॉच किसे रखी, मुकेश को गिरवी रखी, अपनी वॉच जो है मुकेश को गिरवी रखी। अब ये कहते हैं इस केस में मुकेश को अगर रमेश अपने पैसे नहीं देता, तो मुकेश के पास क्या रेमेडी है, वॉच बेच देगा और पैसे ले लेगा। तो क्या ये इस केस में एक्शनेबल क्लेम हुआ, कहते हैं नहीं। एक्शनेबल क्लेम क्या चीज है, जिस क्लेम के लिए उस मुकेश को कोर्ट में जाना पड़े, वो चीज एक्शनेबल क्लेम होती है। इसीलिए कहते हैं अदर देन डेट सिक्योर्ड, क्योंकि अगर सिक्योर डेट होता है तो उसके लिए कोर्ट अप्रोच करने की जरूरत नहीं होती, उस सामान को बेचो और पैसे रिकवर कर लो। तो इसलिए एक्शनेबल क्लेम जो है वो एक प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट किया जाता है इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एक्शनेबल क्लेम क्या है, ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया। भाई नोटिस का क्या मतलब माना जाता है, भाई जैसे कि आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हो, तो ये कब माना जाता है कि तुम्हें जमीन के बारे में सारी बातें पता है। तो इस पॉइंट पर कहते हैं जब यहां इस केस में आपको ये पता है कि कोई चीज दूसरे पर्सन को जानकारी में है। भाई जैसे कि तुम्हें पता था कि यहां से पर्टिकुलर जगह से मेट्रो निकलेगी, तो ये माना जाएगा कि तुम उस जमीन के बारे में जानते थे। या फिर इस केस में आप ये जान सकते थे, आप जान सकते थे जैसे कि फॉर एन एग्जांपल भाई मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ था वहां कि इस पर्टिकुलर एरिया से मेट्रो निकलनी है। किसी पर्सन को मेट्रो का प्लान जानना है कि कहां कहां से मेट्रो होकर गुजरेगी, तो वो हमसे जानकारी ले सकता है। तो ये विलफुल एब्सटेंशन है कि आपने उस एरिया में मकान खरीदा और ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कहां कहां से मेट्रो निकलेगी। तो जब मेट्रो वाले इनवाइट कर रहे थे तो क्या सो रहे थे, तो ये माना जाएगा अगर तुमने मकान खरीद लिया और उस पर्टिकुलर जगह से आधी जगह गायब हो गई मेट्रो के अंदर, तो ये मान लिया जाएगा भाई तुम्हें जानकारी थी इस बात की। तो या तो एक्चुअल में जानते हो कि कहां से निकलेगी, या फिर जान सकते थे और तुमने जो है उसे जानने की कोशिश नहीं की, या फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस किया। मतलब सब जगह अनाउंसमेंट लगाए जा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलता है, तो अब तुम बार बार एड स्किप कर देते हो, अरे यार ये मेट्रो वालों ने बड़ा परेशान करा है, इस एरिया में अच्छा रह रहा हूं मैं, बार बार ग्रॉस नेग्लिजेंस। जान सकते थे फिर भी नहीं जान रहे हो यार। तो ऐसे केसेस में ये कहा जाता है इस चीज की जानकारी तुम्हें थी। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं जैसे तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा एग्जाम निकालने का तरीका क्या है, तुम्हारा एग्जाम निकालने का तरीका क्या है, पर तुम क्या कर रहे हो, तुम जो है मेरी बात को सुन नहीं रहे, मेरी बात को नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूं भाई जाके इस क्वेश्चन को करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद प्री के क्वेश्चन लगाओ और उसके बेसिस पर कोई डाउट है वो मुझसे पूछो, पर तुम नहीं सुन रहे। तो ये माना जाएगा कि तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है। ठीक है,
तो ये चीजें क्या होती हैं? ये चीजें ग्रॉस नेग्लिजेंस में होती है भाई। जैसे कि कुछ पर्सन को मैंने बताया कि भाई तुम्हें यहाँ सुधार की जरूरत है, वो पर्सन अगर वहां सुधार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जानते हो कि आप किस तरफ रिजल्ट जाने वाला है। तो ये चीजें विलफुल एब्सटेंशन और ग्रॉस नेग्लिजेंस की तरफ लेके जाती हैं। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया इस केस में कि सेक्शन 3 आप लोगों से क्या कहता है। अच्छा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो सेक्शन 3 है वो डेफिनेशन क्लॉज है, सेक्शन 2 नहीं। जनरली बेयर एक्ट में सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज होता है, मगर इस केस में सेक्शन 2 रिपील है और ये जो है सेक्शन 3 वो डेफिनेशन क्लॉज है। उसके बाद क्या कहते हैं भाई, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो सारी कंप्लाई करी जाएंगी भाई। जैसे कि कॉम्पिटेंट पार्टीज वाली हो गई, प्रपोजल एक्सेप्टर वाली हो गई, वो सारी चीजें एज इट इज यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पर अप्लाई होंगी। ये बात आप लोगों से सेक्शन 4 कहता है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई सेक्शन 5 आप लोगों से क्या कहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 5 आप लोगों से कहता है कि दो लोग आपस में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। भाई कैसे लोग? ये कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि ये कब कहा जाए कि रमेश ने मुकेश को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ये कब बोला जाए? तो ये कहते हैं जब दो लिविंग पर्सन जब दो लिविंग पर्सन इस प्रॉपर्टी को या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में क्या कर दें, यहां दूसरे को ट्रांसफर कर दें। ठीक है, दूसरे को कन्वे कर दें, यानी कि प्रॉपर्टी को बिठाया, बोले भाई तुम दूसरे के पास चले गए, कन्वे कर दी प्रॉपर्टी दूसरे को, तो इसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहेंगे। भाई कन्वे करने का क्या मतलब है? ऐसे मानो ये प्रॉपर्टी को ट्रक में लाद दिया और ये ट्रक जो है वो सेल का हो सकता है, मॉर्गेज का हो सकता है, लीज का हो सकता है, कि अब मुकेश के पास चले जाओ। तो ऐसे केस में हम ये कह रहे हैं कि इसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। लिविंग पर्सन के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग पर्सन के अंदर कंपनी भी इंक्लूडेड होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 5 के अंदर यहाँ कंपनी भी इंक्लूडेड हो रही है। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 5 के रिगार्डिंग बात करी। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 6 के बारे में। भाई सेक्शन 6 आप लोगों से कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। ये बात आप लोगों से सेक्शन 6 कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी ट्रांसफर की जा सकती है, इसके बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को सारे के सारे सेक्शंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कवर करा दूंगा। तो भाई जल्दी से मैं बोलूंगा कि नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। भाई जुडिशरी की तैयारी कैसे करनी है, क्या तरीका होगा तैयारी करने का, जो भी डाउट आपके मन में है तो उसे तैयार कर पूछने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इसे यहीं खत्म कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।